नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चुनावी चौसर। मैं हूं पुनीत पाठक। चुनावी हलचल का पूरा अपडेट आपको देते हैं अगले आधे घंटे के भीतर। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। डबरा से ये बड़ी खबर है। मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ है। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में इमरती देवी ये कहती दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। मैं किसी से डरती नहीं हूं, ये कहा इमरती देवी ने। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं हार भी गई तो मंत्री रहेंगे। इमरती देवी का दिल बहुत बड़ा है। आप जब भी चाहो आजमा लेना। इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों बन के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। तो वायरल हो रहा है ये वीडियो। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वायरल वीडियो में जो कहती सुनाई पड़ रही है, इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई। सचिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सचिन, एक बार फिर इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल, एक और दावा जिस पर शायद आगे जाकर विपक्ष के लोग आपत्ति उठा सकते हैं। सचिन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले IBC 24 पर ये वीडियो दिखाया जा रहा है। हालांकि IBC 24 इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इस वीडियो को मेहगांव बिजौरा का बताया जा रहा है, जहां पर इमरती देवी सभा को संबोधित कर रही हैं। ये वही गांव है, आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर कांग्रेसियों ने मंत्री इमरती देवी का विरोध किया था। यहाँ पर काले झंडे दिखाए थे और मंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ कांग्रेसियों ने लगाए थे। उसी गाँव का ये वीडियो बताया जा रहा है और जिसमें इमरती देवी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि अगर मैं हार भी गई तो मंत्री बनी रहूंगी। ये बड़ा दावा किया है। इससे पहले भी उनके वीडियो जो लगातार वायरल हुए थे उस पर भी बवाल मचा था और जाहिर सी बात है इस वीडियो पर भी बवाल मचेगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। डबरा उपचुनाव होना है, वहां पर आचार संहिता लग चुकी है और इस समय अगर बात की जाए तो आचार संहिता लगने के बाद एक और नया वीडियो आता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को बैठे बैठाए यहाँ पर एक और मौका मिल गया है और कांग्रेस भी इस पर हमला बोलने में पीछे नहीं हटेगी। ये बात तो तय है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका सचिन, इस पूरी डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा सचिन बता रहे थे कि एक और वीडियो आ चुका है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर से विपक्ष या कांग्रेस पार्टी से मुद्दा बना सकती है। इस वीडियो में इमरती देवी कहते हुए दिखाई सुनाई पड़ रही कि वो जीतें अथवा ना जीतें, लेकिन वो मंत्री रहेंगी, वो किसी से डरती नहीं हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है और इन सब के बीच में मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। पहले भी कुछ वीडियो वायरल हो चुके हैं, चर्चा में रहे हैं, इस पर वाद विवाद की स्थितियां बनी हैं, लेकिन अब ये वीडियो फिर वायरल है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसमें कैबिनेट मंत्री कहती हुई सुनाई पड़ रही हैं कि वो किसी से डरती नहीं, वो जीतें अथवा ना जीतें मंत्री रहेंगी। अगर इमरती हार भी जाएगी। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी 2018 के फॉर्मूले पर ही चल रही है। कांग्रेस ने 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 अलग अलग वचन पत्र बना लिए और इसमें कांग्रेस ने वायदों का एक पिटारा खोला है। बीजेपी ने यह पूछ लिया कि कांग्रेस पहले यह बता दे कि 2018 के चुनाव का वचन पत्र कितना पूरा हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस की कितनी तगड़ी तैयारी है। दरअसल कांग्रेस ने 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को जीतने के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर वादों का पिटारा तैयार किया है। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 अलग अलग मिनी वचन पत्र तैयार किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार इन वचन पत्रों में कई लोक लुभावन वादे हैं। मसलन कांग्रेस सत्ता में आती है तो कोरोना संक्रमण को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा। कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गौधन सेवा योजना शुरू की जाएगी। गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का भी वादा किया है। इसके अलावा कर्मचारियों को बकाया डीए और वेतन वृद्धि जारी करने से लेकर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा भी वचन पत्र में है। साथ ही फुटकर व्यापारियों को 50,000 तक बगैर ब्याज कर्ज देने की बात भी वचन पत्र में है। कांग्रेस ने वचन पत्र में कांग्रेस के 1.25 साल जनता खुशहाल और आपके सपने होंगे साकार, फिर बनेगी कमलनाथ सरकार जैसे स्लोगन भी दिए हैं। कमलनाथ जी का एक कंसेप्ट है कि जो भी कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से एक को संविदा नियुक्ति जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां चल सके। इन क्षेत्रों में इन जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों ने कोई काम नहीं किए, इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में खेती किसानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार समेत कई क्षेत्रों में वादों का सारांश भी पेश किया है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस का ये फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले 2018 के वचन पत्र के बारे में बताए कि उसमें किए गए कितने वादे पूरे हुए। देखिए, इस तरह की तमाम घोषणाएं, वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने दिए थे और अब कैसे भी सत्ता में आ जाए, इसके लिए इस तरह के अब वादों की, वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। वो 28 का वचन पत्र करें, इसमें आपत्ति नहीं है, पर जो उनका पुराना वचन पत्र था उस वचन पत्र का क्या हुआ उसके बारे में वो सफेद श्वेत पत्र लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दरअसल 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने वचन पत्र तैयार किया था, जिसने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस के सत्ता वापसी में अहम रोल निभाया था। अब उपचुनाव में भी कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर सत्ता वापसी का ख्वाब सजाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन पर कितनी मुहर लगाती है। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं और हर वचन पत्र में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रादेशिक मुद्दों का भी जिक्र है और खासकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो अगर सरकार में कांग्रेस है तो उनको अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो बड़े वायदे इन वचन पत्रों में हैं। कोरोना संकट काल में क्या जनता को चाहिए, इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश है। असर कितना होगा ये वक्त बताएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही। कल भोपाल पहुंचेंगे मुकुल वासनिक। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, कल आएंगे और कमलनाथ के निवास पर शाम को 5 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी उपचुनाव की तैयारी को लेकर। कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश के दिग्गज नेता, उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा प्रचार के दौर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों को लेकर के भी कार्यक्रम तय हो सकता है, चर्चा हो सकती है। तो मुकुल वासनिक कल पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे कमलनाथ के निवास पर एक मीटिंग करेंगे। रणनीति बनेगी प्रचार को लेकर। प्रियंका और राहुल के दौरे तय हो सकते हैं, कार्यक्रम बन सकता है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का भोपाल आना और कल की मीटिंग करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तारीखें सामने आ चुकी हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और अब इसके बाद प्रचार में और तेजी लाने को लेकर क्या रणनीति बनती है, इस पर नजर रहेगी। सुधीर दंडौतिया जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से। सुधीर, बताएं, कल मुकुल वासनिक आ रहे हैं, किन विषयों को लेकर वो यहाँ चर्चा करेंगे या तय करेंगे? देखिए, बिल्कुल काफी अहम ये दौरा और खासकर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिहाज से कल शाम को 5 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठक बुलाई गई है और इसमें जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, वो इस बैठक में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस को उपचुनाव में किस तरीके का और सहयोग जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ में
जो है चुनाव प्रचार की कमान भी जो है कल के इस बैठक के बाद में दी जा सकती है। इसके अलावा आम सहमति बनाने की कोशिश उन सीटों पर जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, उस बारे में भी चर्चा होगी, क्योंकि 4 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है और इन सीटों में से 2 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, पर लेकिन इन नामों पर आम सहमति बन सके, नामों के बाद में कोई विरोध ना हो सके, इस बारे में चर्चा इस पूरी बैठक में की जानी है। और अगर हम बात करें तो शाम को 5 बजे जब ये बैठक होगी तो कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति है उस पर विचार मंथन जो है किया जाए। जिस तरह अभी तक कांग्रेस पार्टी 2 मामलों में आगे रही, एक तो वचन पत्र हर एक सीट के लिए, हर एक विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग बन चुका है, अब उसे बांटकर उसका प्रचार होगा। दूसरी बड़ी बात यह कि पिछले चुनाव में कर्ज माफी का एक बड़ा ट्रम्प कार्ड था, अब की बार भी ये जो पेंडेमिक है, ये जो सिचुएशन है, इसको भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह ध्यान में रखकर वचन पत्र बनाया है। इसके अलावा कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं कुछ सीटों को छोड़ने के अलावा। क्या जितने मुद्दे अभी कांग्रेस आगे लेकर चल रही है, इसके आगे की रणनीति बनेगी या केवल रिपोर्टिंग होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक के कामकाज के जो चुनावी तैयारियां उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। अगर हम बात करें तो जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया है, खासकर हर विधानसभा सीट के लिए अलग से घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार किया, उनमें से कई सारे ऐसे जो मुख्य बिंदु हैं वो सामान्यतः सभी घोषणा पत्र में भी शामिल किए गए हैं। कोरोना महामारी को राज्य आपदा घोषित किया जाए, कोरोना महामारी के दौरान अगर घर के परिवार की मुखिया की मृत्यु हुई और संविदा पर नियुक्ति दी जाए, ये ऐसे बड़े वचन है कांग्रेस के जिसको लेकर कांग्रेस को लगता है कि शायद उपचुनाव में इसका फायदा देखने को मिले, क्योंकि इस समय महामारी के दौर से अगर बात की है तो स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर भयावह बनी हुई है। पर लेकिन इस पूरी बैठक का अगर हम लपुलवाब देखें या पूरी बैठक का सार देखें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की चुनाव की तैयारियों से संबंधित ये पूरी बैठक देखी जा रही है। चूंकि उपचुनाव का बिगुल सूख चुका है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में इन चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या हो, किस तरीके से बड़े नेताओं को प्रचार प्रसार में लगाया जाए, बड़े नेताओं को विधानसभा की सीट के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि इस बार चुनाव जो है 2018 के आम चुनाव से बिल्कुल अलग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फेस हुआ करते थे कांग्रेस का, जो कि कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में काफी ज्यादा मुफीद साबित हुए थे। ऐसे में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद किस तरीके से वहां पर चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि कमलनाथ के चेहरे पर ही कांग्रेस ये पूरा चुनाव लड़ेगी, लिहाजा इनके चेहरे के इर्द गिर्द किस तरीके से चुनावी जमावट हो, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो कि इस पूरी बैठक में चर्चा का विषय रहने वाले हैं। पुनीत, और अगर हम बात करें तो मुकुल वासनिक के दौरे के बाद में कई सीटों पर ऐसी स्थितियां निकल कर आई है जहां पर नाम घोषित होने के बाद में कई सारे दावेदारों के बीच में असंतोष देखने को मिला है, लिहाजा उस असंतोष को कैसे थामा जाए, इस रणनीति पर भी इस पूरी बैठक में विचार किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि अब क्या रणनीति आगे की तय होती है, सीटों को लेकर के भी, चुनाव लड़ने को लेकर के भी और प्रचार को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव और चुनाव की प्रचार से जुड़ी हर एक खबर आप देख सकते हैं चुनावी चौसर में। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाटपिपलिया सीट पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी लगातार शक्ति प्रदर्शन करते जा रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच गए हैं दीपक जोशी। उपचुनाव में टिकट की मांग को लेकर दीपक जोशी का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी ये संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा है। पहले भी कई दफा दीपक जोशी खुलकर इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। उन्हें मना लेने की भी चर्चाएं चली, लेकिन एक बार फिर वो अपने तमाम समर्थकों को लेकर भोपाल पहुंच गए हैं और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन जो है, इसके पीछे क्या टिकट की दावेदारी है या क्षेत्र के विकास की मांग है जो पहले कहा गया था, ये देखना होगा। ये देखिए आप भोपाल पहुंचने की तस्वीरें। हाटपिपलिया सीट लगातार सुर्खियों में रही, वजह है पूर्व मंत्री का बगावती तेवर। हालांकि शुरुआत में जिस तरीके के तेवर दिखाए थे, बाद में पार्टी के साथ में रहने, पार्टी के स्वर में स्वर मिलाने जैसी स्थितियां भी बनी, लेकिन एक बार फिर सैकड़ों समर्थकों को लेकर भोपाल पहुंचे हैं। उपचुनाव में टिकट की दावेदारी से जोड़ करके इस प्रदर्शन को देखा जा रहा है। उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे हैं दीपक जोशी। लगातार पार्टी में उपेक्षा से नाराजगी पहले भी व्यक्त कर चुके हैं और अब फिर समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। हालांकि चलने के दरमियान बताया गया कि विकास की बात होगी, क्षेत्र की समस्याओं की बात होगी, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन या इतने बड़े समर्थकों की संख्या, लगता है कि टिकट की दावेदारी के लिए शक्ति प्रदर्शन है। समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं। हाटपिपलिया सीट
पर दावेदारी करने वाले दीपक जोशी पूर्व मंत्री रहे हैं और वहां पहले से ही जो बीजेपी का तय फॉर्मूला अब की बार के चुनाव में कांग्रेस से आने वाले सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी वे संभावित उम्मीदवार हैं। कुछ ही देर में सीएम शिवराज से मुलाकात हो जाएगी। देखना होगा इस मुलाकात में क्या बात होती है। क्या इस मुलाकात में क्षेत्र की समस्याओं की बात होती है या समर्थक और आम लोगों की जन भावना का हवाला देते हुए फिर दावेदारी जताई जाती है। उपचुनाव में टिकट किसको मिलेगा ये पहले से बीजेपी तय बता रही है। मनोज चौधरी को इस इलाके से प्रबल उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन है, क्या बात होगी? क्षेत्र की समस्याएं, इलाके का विकास या सीधे तौर पर शक्ति प्रदर्शन और टिकट की मांग? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब मुलाकात खत्म होगी पुनीत, तो उसके बाद में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। पर लेकिन दीपक जोशी की नाराजगी की खबरें किसी से छुपी नहीं है और बीजेपी के अंदर हाटपिपल्या सीट से अपनी उपेक्षा से वो नाराज थे। खासकर उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ काम किया था चुनाव हरवाने में 2018 के, और ऐसे में उनको बीजेपी में तवज्जो दी जा रही है और कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे उनको तवज्जो देने से नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि अपने आप को बार बार उन्होंने पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया और कहा कि बीजेपी जो तय करेगी उसके आधार पर ही वो साथ में काम मिलकर करेंगे। पर लेकिन आज बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ में मुख्यमंत्री निवास में दीपक जोशी पहुंचे हैं और अंदर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है ये भी एक देखना होगा। पर लेकिन मुख्यमंत्री ने चूंकि समय दिया है लिहाजा मुख्यमंत्री निवास के अंदर गए हैं और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है ये देखना होगा। शक्ति प्रदर्शन इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो उपेक्षा की एक बात कही जा रही थी, हो सकता है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से कार्यकारिणी का गठन हुआ, निगम मंडल में पद बांटे जा रहे हैं, उसको लेकर भी ये शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। पर लेकिन जो सबसे बड़ी बात मानी जा रही है कि हाटपिपल्या के अंदर जो मौजूदा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, संभावित तौर पर कहा जाए मनोज चौधरी जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिंधिया समर्थक हैं, ऐसे में उनके खिलाफ नाराजगी सार्वजनिक तौर पर कई बार दीपक जोशी जाहिर कर चुके हैं। और आज जब मुख्यमंत्री निवास का अगर आप नज़ारा देखें तो ये बाहर का नज़ारा है जहाँ पर दीपक जोशी के समर्थकों के आने के बाद में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और उनके जो एक दो समर्थक हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और अगर बात की है तो देखेंगे कैलाश जोशी की मूर्ति, जो गाड़ियां का एक काफिला अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो गाड़ियों का काफिला यहाँ पर लगाया गया है उसमें दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी की तस्वीर यहाँ पर है। और राजनीति के संत, बीजेपी के पितृ पुरुष के तौर पर कैलाश जोशी को हमेशा जाना जाता था और उनकी जो मालवा में जो पहचान है, निमाड़ में जो पहचान है, उसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिला है। ऐसे में दीपक जोशी की नाराजगी कहें, इसको शक्ति प्रदर्शन कहें, ये हाटपिपल्या में मुश्किलें जरूर बीजेपी की बढ़ा सकती हैं। पर लेकिन क्या बात हुई, क्या मुलाकात के बाद में दीपक जोशी शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, ये मुलाकात के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा। पर लेकिन इस पूरे शक्ति प्रदर्शन को हाटपिपल्या उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके का फीडबैक या सर्वे के आधार पर बीजेपी को रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर दीपक जोशी ने एक बार फिर से अपना दावा इस सीट पर ठोका हो। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब वो बाहर निकल के आएंगे तो स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। पर लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से जरूर बीजेपी के अंदर एक बेचैनी, या कहना चाहिए कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, ऐसा कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उपचुनाव से पहले इस शक्ति प्रदर्शन के अपने आप में कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, जैसे ग्वालियर चंबल वहाँ की 16, ऐसी ये 7 सीटें जो मालवा निमाड़ की, ये भी महत्वपूर्ण है। ये बीजेपी का गढ़ कहलाता रहा है और इस गढ़ में अगर सब मिलकर ना लड़े तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, जीत के लिए एक बड़ी चुनौती अपने भी दे सकते हैं। इसे शक्ति प्रदर्शन ही कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि ऐसे समय में, इस संकट काल में इतने सारे लोगों को लेकर पहुंचना, जाहिर तौर पर ये केवल क्षेत्र के विकास या क्षेत्र की समस्याओं की बात तो नहीं होगी। जो बात आपने उपेक्षा के तौर पर कही, क्या इसमें कुछ और ताज़ा घटनाक्रम जुड़ते हैं, क्या इसमें कोई मांग पत्र जुड़ता है, ये देखना होगा। क्या खुलकर बाहर बात करेंगे, ये भी देखना होगा। सुधीर,
निश्चित तौर पर देखिए खुलकर बात करेंगे, क्योंकि दीपक जोशी उन नेताओं में शुमार नहीं किए जाते जो चोरी छुपे अपनी बात को रखे। इससे पहले भी जब भी उन्होंने अगर बगावती सुर अपनाए या फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है तो खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात को रखा है, क्योंकि दीपक जोशी मध्य प्रदेश के अंदर उन नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो कि स्वच्छ राजनीति के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जिनकी पहचान है। बीजेपी के हार्डकोर नेता हैं, कैलाश जोशी पितृपुरुष हैं। ऐसे में दीपक जोशी की जो एक अहमियत है, विपक्ष के नेताओं के द्वारा उनकी तारीफ की गई थी और उस समय कई कयास लगाए दिए गए थे कि क्या कांग्रेस जो है दीपक जोशी पर डोरे डाल रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफों के कसीदे गढ़े थे। उसके बाद में दीपक जोशी ने स्पष्ट किया था, चूंकि उनका परिवार, उनके पिता बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे और उनकी पृष्ठभूमि हमेशा से बीजेपी विचारधारा, संघ विचारधारा की रही है। ऐसे में वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पर लेकिन जिस तरीके से समीकरण बदले उसके बाद में कांग्रेस को एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत हटपिपलिया के अंदर थी जो कि न केवल चुनाव जीत कर आए बल्कि पूरे मालवा निमाड़ में जिसका असर हो। और दीपक जोशी से कई दौर की बातचीत हुई, इस बात को स्वीकार खुद दीपक जोशी ने किया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। हालांकि कांग्रेस में जाने की अटकलों से उन्होंने खारिज किया और उसके बाद जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, अंतिम दौर का मंथन लगभग हो चुका है। आज सुबह ही बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सुभाष भगत, बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में नामों को लेकर अंतिम चर्चा हुई और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर नाम लगभग तय कर लिए गए। और ऐसे समय दीपक जोशी का शक्ति प्रदर्शन ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला कदम है। क्या कुछ मांग पत्र है, क्योंकि हाटपिपलिया बाढ़ प्रभावित और जो अति बारिश से प्रभावित क्षेत्र लाए, उन क्षेत्र की किसानों की समस्याओं को लेकर आए हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए हैं, या फिर अपनी ओर से दावेदारी करने आए हैं। पर उपचुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ आकर आप देखेंगे एक लंबा काफिलों का गाड़ियों का काफिला जो है वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर, और ये सभी गाड़ियां दीपक जोशी के काफिले में साथ निकल कर आई है। ऐसे में अंदाजा लगा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में अगर दीपक जोशी मुख्यमंत्री निवास में आए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मन में कुछ रहा होगा। सुधीर थोड़ा सा इंतजार करते हैं और फिर आप ही के द्वारा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि बाहर निकलकर दीपक जोशी कहते क्या। लेकिन काफिला बताया है, सुधीर ने दिखाया है कि कितना लंबा गाड़ियों का कारवां आया है। भोपाल तक तो कुछ मांग करने आया है, शक्ति दिखाने आया है, नाराजगी व्यक्त करने आया है या दावेदारी जताने आया है, ये कुछ देर में स्पष्ट होगा। शुक्रिया, आप नजर बना के रखें सुधीर, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अब तक 11 लाख परिवारों तक पहुंच बना ली है। बीजेपी का दावा है कि 6000 बूथों पर महाजनसंपर्क अभियान में लगभग 11 लाख परिवारों से संपर्क साध लिया गया। इस जनसंपर्क अभियान से उत्साहित प्रदेश संगठन अब उपचुनाव वाली 28 विधानसभा सीटों पर मैदानी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। बीजेपी इसके अलावा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के 127 मंडलों में सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इस अभियान के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक दिन में 2 मंडल तक पहुंचकर सम्मेलन करेंगे। चुनाव में भले ही बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित ना किए हों, लेकिन अपने अभियान के दम पर प्रचार में बढ़त बनाने का दावा जरूर कर रही है। इधर कांग्रेस को अपने चुनाव अभियान पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस को लगता है कि चुनी हुई सरकार को गिराकर बीजेपी ने जिस तरह का काम किया, जो अपराध किया उनके मुताबिक, उसके चलते जनता कांग्रेस का ही साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर महा जनसंपर्क अभियान चलाकर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और सहयोग से फहराने का काम किया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय द्वारा जनसंपर्क अभियान और अन्य जितने भी अभियानों के नाम लिए जा रहे हैं, ये तमाम अभियान केवल और केवल जुमले हैं। जमीन पर केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और प्रदेश की जनता का कांग्रेस के प्रति समर्थन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ये दावे साहब और दावे तब तक चलते रहेंगे जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे, और ये नतीजे जनता ही तय करेगी। और इसके लिए चुनावी अपडेट आपको लगातार IBC 24 पर मिलता रहेगा, चुनावी चौसर मिलता रहेगा। नमस्कार।